अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। अब ट्रांसपायरेशन क्या होती है पीछे हमने डिटेल लेक्चर में पढ़ लिया है कि किस तरह से होती है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हमने ये देखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर रहे हैं ट्रांसपायरेशन रेट को, उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसको डिक्रीज़ कर रहे हैं। पहले तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ट्रांसपायरेशन इज़ अ इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। क्यों? क्योंकि ये प्लांट को कूलिंग इफेक्ट देता है। जहाँ पे हायर टेम्परेचर होता है तो वहाँ पे प्लांट्स को जो कूलिंग इफेक्ट मिलता है वो वेपोरेशन ऑफ वाटर की वजह से ही मिलता है, जो कि ट्रांसपायरेशन के ज़रिए होती है। दूसरा ये इम्पॉर्टेंट होता है डिज़ोल्व मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए थ्रू आउट द प्लांट। अब लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर आ जाता है कि अगर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हायर है और वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो प्लांट को कम है और फिर भी ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस अगर होता रहे तो प्लांट जो है वो विल्ट कर जाएगा। विल्टिंग मींस मुरझा जाना। तो ट्रांसपायरेशन जो है इस तरह से प्लांट को अफेक्ट कर रही है कि ड्राउट कंडीशंस में या हायर टेम्परेचर में जहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी प्लांट के पास नहीं है तो वहाँ ट्रांसपायरेशन का रेट अगर इंक्रीज़ होगा तो ट्रांसपायरेशन के नतीजे में प्लांट जो है वो विल्ट कर जाएगा। नेक्स्ट हमने देखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर रहे हैं रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को। उसके अंदर लाइट आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन आ जाता है, ह्यूमिडिटी है, वाटर प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, विंड और अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर आ जाता है। सबसे पहले लाइट को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हमने पीछे भी डिस्कस किया कि जब लाइट होगी तो तब स्टोमेटा जो है वो ओपन होगा, जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन का रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब उन्हें यही बताया है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को लाइट कंट्रोल करती है। स्ट्रॉन्ग लाइट होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू डिम लाइट, या फिर जब नो लाइट अवेलेबल होती है। क्योंकि जब लाइट अवेलेबल होगी तो पोटेशियम जो है वो गार्ड सेल्स के अंदर एंटर होगा। जब पोटेशियम गार्ड सेल्स के अंदर एंटर होगा तो साथ वाटर भी उसके एंटर होगा और इस तरह से गार्ड सेल टर्जिट हो जाएंगे और स्टोमेटा जो है वो ओपन होगा। ये पीछे सारा प्रोसेस हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के अंदर देखा था कि बेसिकली कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्टोमेटा को ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। तो उसके अंदर पोटेशियम आयन की जो कंसनट्रेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है स्टोमेटा को ओपन करने में या उनको क्लोज करने में। नेक्स्ट हमने टेम्परेचर को देखना है। टेम्परेचर उन्होंने बताया कि जब सनलाइट जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, ब्राइट सनी डे को होगा तो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर जाहिर सी बात है इंक्रीज़ कर देता है। जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो ह्यूमिडिटी जो है वो सराउंडिंग एयर में कम हो जाती है, तो फिर वेपोरेशन जो है वो वाटर से प्लांट से इंक्रीज़ हो जाती है। मीज़ोफिल सेल से वेपोरेशन ऑफ वाटर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और जिस तरह से रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो भी फिर इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने डिस्कस की है वो ये है कि द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डबल्स बाय एवरी राइज ऑफ 10 डिग्री इन टेम्परेचर। वेरी हाई इन्वायरमेंटल टेम्परेचर दैट इज़ 40 to 45 डिग्री कॉज क्लोजर ऑफ स्टोमेटा सो दैट द प्लांट डज नॉट लूज मच नीडेड वाटर। अब रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन हर 10 डिग्री टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होता है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो डबल हो जाता है। अब देखिए कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा और एक्सीड कर जाएगा 40 to 45 डिग्री में तो स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएगा। क्योंकि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाता है तो प्लांट को वाटर चाहिए, तो अगर वो स्टोमेटा ओपन ही रहेगा तो प्लांट वो वाटर जो है वो लूज़ कर देगा। अब मैंने कहा इफ़ हायर टेम्परेचर आर मेंटेन इन एनवायरनमेंट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन एंड सॉइल वाटर इज़ लिमिटेड द प्लांट वुड विल्ट एंड मे डाई। जो बात मैंने पहले डिस्कस की थी कि अगर हायर टेम्परेचर जो है एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद है और सॉइल वाटर जो है बहुत लिमिटेड हो गया है या ख़त्म हो गया है और फिर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता रहे तो प्लांट जो है वो विल्ट कर जाएगा, मुरझा जाएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर हाई हो जाए और स्टोमेटा जो है वो क्लोज़ हो जाए तो उससे ये होता है कि वो वाटर को अपने रिटेन करता है अपने अंदर प्लांट, इस वजह से वो विल्ट नहीं करता। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन को अब स्टडी करने के किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन जो है वो अफेक्ट करती है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कम होगी तो स्टोमेटा ओपन होगा ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से ले सके। जब स्टोमेटा ओपन होगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और स्टोमेटा ओपन किस तरह से होता है, जब एक्टिव अपटेक होता है पोटेशियम आयन का इनटू द गार्ड सेल, जिसके नतीजे में स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ईजिली डिफ्यूज़ हो जाती है इनटू द मीज़ोफिल सेल्स। रात के वक्त जब रेस्पिरेशन का रेट ज़्यादा हो जाता है और फोटोसिंथेसिस
का लेवल जो है वो कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि रेस्पिरेशन के ज़रिए शुगर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटेशियम आयन का इनटू द गार्ड सेल्स, वो भी स्टॉप हो जाता है। उस दौरान जो होगा पोटेशियम आयन जो है वो गार्ड सेल से बाहर निकलेगा। तो इस तरह गार्ड सेल जो हैं वो फ्लैसिड हो जाएंगे, क्योंकि वाटर जो है वो भी गार्ड सेल से बाहर निकल रहा है, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, तो ट्रांसपायरेशन जो है वो भी स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट हमने ह्यूमिडिटी एंड वेपर प्रेशर को डिस्कस करना है। जब हवा में नमी नहीं होती, एयर ड्राई होती है, तो रेट जो होता है डिफ्यूजन का वाटर मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम द मेसोफिल सेल्स इंक्रीजेज हो जाता है। और जब वाटर हवा में चला जाता है तो जाहिर सी बात है फिर वेपोरेशन के ज़रिए तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो ज़्यादा होगा। ह्यूमिड एयर जो होती है, जिसके अंदर नमी होती है, उसके अंदर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल जो है वो मौजूद होते हैं। नेक्स्ट विंड को देखते हैं कि जब एयर मोशन में होती है उसको विंड कहा जाता है, और दिस कॉज इंक्रीज इन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। यानी कि जब हवा मोशन में होगी तो रेट ऑफ वेपोरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेसोफिल सेल इंक्रीजेस। मेसोफिल सेल से ट्रांसपायरेशन का रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब उन्हें क्या है, जब एयर स्टिल होगी तो रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज स्लो डाउन। यानी जब एयर स्टिल होती है तो उस दौरान जो है डिफ्यूजन का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है, इस वजह से रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। यानी कि विंड जब होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज़ हो जाएगा, जब एयर स्टिल होती है यानी हवा रुकी हुई होती है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर इज़ सिंपल, जिसके अंदर उन्होंने बताया हुआ कि लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर सॉइल के अंदर मौजूद होगा तो कम अमाउंट ऑफ वाटर जो है लीव्स के पास जाएगा और ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो है वो कम होगा। इसी वजह से सो व्हेन द रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन रूट सेल इज़ रिड्यूस, द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज़ रिड्यूस। जितना ज़्यादा पानी सॉइल के अंदर होगा उतना ज़्यादा जो है वाटर अब्जॉर्ब करेगा रूट्स और वो ट्रांसपोर्ट करेगा टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इस वजह से ट्रांसपायरेशन जो है वो ज़्यादा होगी। जितना कम वाटर होगा सॉइल के अंदर तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस कम हो जाएगा, क्योंकि रूट की अब्जॉर्प्शन जो है वो सॉइल से कम हो जाएगी। स्टूडेंट्स, ये थे फैक्टर जो कि इफेक्ट कर रहे हैं रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को। हमने सारी डिटेल में इनको डिस्कस कर लिया, जिसमें लाइट भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर दिन के वक्त लाइट अवेलेबल है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो जाएगा, रात के वक्त रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। टेम्परेचर इसी तरह से ब्राइट सनी डे में जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो भी इंक्रीज़ करता है, लेकिन अप टू अ सर्टन लिमिट। अगर फर्दर इंक्रीज़ होगा टेम्परेचर तो फिर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है जब अगर इंक्रीज़ हुआ तो वो प्लांट के लिए विल्टिंग इफेक्ट जो है वो कॉज करेगा। इसलिए रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो भी स्लो डाउन हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन जब लो कंसनट्रेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो स्टॉप कर जाता है। इसी तरह ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करें तो अगर हवा में ह्यूमिडिटी होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा, लेकिन अगर एयर ड्राई होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट विंड की बात करें तो अगर एयर जो है वो मोशन में होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो इंक्रीज़ होगा। अगर जो है स्टिल होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो स्लो डाउन होगा। नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर आ जाता है। अगर सॉइल के अंदर वाटर ज़्यादा है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा, अगर सॉइल के अंदर वाटर कम है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ये फैक्टर्स थे। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है कि ट्रांसपायरेशन इज़ अ नेसेसरी ईवल, यानी ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो होके रहता है, यानी इसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि वेट सर्फेसेस से वाटर वेपर जो हैं वो वेपोरेट होने हैं। अब वाटर अगर ज़रूरत से ज़्यादा वेपोरेट हो जाएगा प्लांट के अंदर तो वो विल्टिंग कॉज करेगा, जिसके नतीजे में प्लांट जो है ड्राउट कंडीशंस में प्लांट की डेथ हो जाएगी। जब ऑलरेडी प्लांट के पास पानी की कमी है और फिर भी ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो रहा है तो प्लांट जो है वो विल्ट कर जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारा इकोनॉमिक लॉस जो है वो होता है डिफरेंट क्रॉप्स को। लेकिन इसकी ज़रूरत भी है प्लांट को, और वो ज़रूरत क्या क्या है कि वाटर जो है इसके ज़रिए कंडक्ट होता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जब वाटर कंडक्ट होगा तो उसके साथ मिनरल्स जो हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे प्लांट के अंदर बाय ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब वेपोरेशन होती है फ्रॉम द एक्सपोज सरफेस ऑफ
प्लांट यानी एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट से जब वेपोरेशन हो रही है वाटर की तो वो कूलिंग इफेक्ट दे रही है प्लांट को, और वेट सर्फेसेस जो होती हैं वो क्या करती हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी मदद करती हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंस हैं ट्रांसपायरेशन की, जिसके अंदर वाटर की कंडक्शन है, मिनरल्स की कंडक्शन है, वेपोरेशन है जो कि प्लांट को कूलिंग इफेक्ट दे रही है, और इसके अलावा जो वेट सर्फेसेस होंगी प्लांट की तो उससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो पॉसिबल होगा।